डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत शुरू में पढ़ा था हमने, चलिए सब पढ़ा। अभी आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 डिफरेंट चार्ट्स, ठीक है। वो आपको ड्रॉ करने, तो पहले तो नोटबुक सारे बच्चे ओपन कर ले। नोटबुक सारे बच्चे ओपन कर ले, बैठ जा बैठ जा। एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस किया हमने, एनारोबिक नहीं किया, बराबर। अभी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बात करेंगे, और एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरीके से रेस्पिरेशन करके एनर्जी कैसे बनती है इसका अपन चार्ट निकालेंगे, ठीक है। और ये चार्ट एसएससी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एज इट इज एग्जाम में डाल देते हैं, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, और ऐसे स्कूलों के बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा। बाकी सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज पर आर सिलेबस एंड नॉलेज, ठीक है। तो आपको चार्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वही जो चीजें हैं आपके अंदर, इनके अंदर ऐसा वर्टिकल चार्ट है, आपके पास ऐसा हॉरिजॉन्टल ट्री डायग्राम बना के दिया है, तो फर्क उतना ही है, कंटेंट वही है, ठीक है। तो दोनों करेंगे, सीबीएसई वाला भी बनाएंगे, एसएससी वाला भी बनाएंगे, और सभी बच्चे सब बनाएंगे, ठीक है, दोनों ही। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ, फिर एनारोबिक का बनाएंगे हम लोग। निकाल ली सबने नोटबुक? अरे सर नो, ऐसा आवाज आनी चाहिए भाई। आज संडे तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी आज मॉर्निंग लेक्चर में आए हो। आपके संडे नहीं है बोला मैंने आज, है ना, फिर भी आप आज मॉर्निंग लेक्चर में आए हो, तो ऐसे लग रहा है जैसे आज संडे का दिन है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। मेरे को आ रही है, आपको आ रही है? जैसे आज लॉन्ग लेक्चर चलने वाला है ना, 8-10 घंटे का, लेकिन नहीं चलने वाला है 2 घंटे का लेक्चर चलेगा, क्योंकि आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क देन आफ्टर, तो मैं उससे ज़्यादा आज नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। 2 घंटे हम पढ़ेंगे लगभग 1 बजे तक, ठीक है। अभी 11 है ना, 11 से 1, हाँ 1 बजे तक, ठीक। सो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, हम क्या बात कर रहे हैं? प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी को बनाया जाएगा। पूरा हमने जो भी पीछे प्रोसेस पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए और रीटिस चेन रिएक्शन, सब में हमने यही तो सीखा कि ऑक्सीजन की मदद से हम ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन करने के बाद एंड में हमको क्या मिले? नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट मिले, और उससे हमने एटीपी बनाई। NADH2 मिला, FADH2 मिला, ठीक है, हमको एसिटाइल कोएंजाइम मिला, ओके, पायरुविक एसिड मिला था, और ये सभी चीजों के बाद में एंड में हमने एटीपी में कन्वर्जन हो गया ऑक्सीडाइज करते करते, और हमने इस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ा 3 स्टेप के अंदर, बराबर। अब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज हमको अच्छे से समझ आई है कि जो भी है एनर्जी बनी है वो ऑक्सीडेशन के कारण ही बनी है। मतलब ऑक्सीजन इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑक्सीजन के वजह से ये एनर्जी पूरी बनी है, इसलिए इस रेस्पिरेशन का एक टाइप ही बना दिया पूरा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के मदद से जो एनर्जी बनाई जाती है, उस रेस्पिरेशन को हमने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम पहले उसका चार्ट यहाँ बनाएंगे। फिर एनएरोबिक, मतलब ऐसा भी एक रेस्पिरेशन होता है जहां पे बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी बनती है। वो कैसे बनेगी और वो सर कहां पे होती है, क्या हम भी वैसे एनर्जी बनाते हैं? तो उसकी चर्चा हम आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग उसका चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक AEROBIC रेस्पिरेशन। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखना, RESPIRATION रेस्पिरेशन। हाँ, चार्ट कैसा है याद कर लेंगे इसको अच्छे से। पहले तो हमारे पास 3 हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऊपर हम लिखने वाले हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड मतलब भी फैट होता है, ठीक है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैं कार्ब्स लिखता हूँ, चले, अच्छा पूरा लिखूँ, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। 3 चीजें जो मेन हमारे फूड न्यूट्रिएंट है, बराबर, यही तो 3 है ना। हाँ, तो मैं इसको ऐसे, आप थोड़ा बेहतर अच्छे तरीके से ड्रॉ करना, पेंसिल स्केल वगैरह यूज करके, मैं अभी थोड़ा गंदा निकालता हूँ अब टाइम के चलते, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, चाहे लिपिड है, प्रोटीन है
या कार्बोहाइड्रेट है, इन सबका कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके ही एनर्जी की बनाते चलेंगे। तो किसका कन्वर्जन काय में होगा ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले लिपिड फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ओके, फैटी एसिड्स की चेन होती है लिपिड, फैटी एसिड्स ये ऑयल जो आप बोलते हो। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थ्रू जाएंगे और प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ याद करनी पड़ेगी। लिपिड्स का मैंने बोला क्या करेंगे, फैटी एसिड्स, यहाँ पे लिख देते हैं फैटी एसिड्स, FATTY फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस के, चल ठीक है सर, ग्लाइकोलिसिस। और प्रोटीन्स आप जानते हैं अमीनो एसिड की लंबी चेन होती है ना प्रोटीन, तो हम यहाँ पे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हमने किया अमीनो एसिड्स में, ठीक है। ये हो गए 3 ब्लॉक और बराबर बात समझ आ रही है। ओके, इसके आगे क्या सर, अब बेटा इन तीनों का ही एट द एंड प्रोडक्ट हमें एसिटाइल कोएंजाइम में निकालना है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, सीधा एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं निकलता, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है। पहले क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम में हुआ था, हमने अच्छे से पढ़ा है ये पॉइंट। हाँ, तो पहले यहाँ पे मिलेगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। और पायरुविक एसिड के बाद ये क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हम इसको लिख देते कुछ इस तरीके से, एसिटाइल को ए, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और ये दोनों भी जाकर के सीधा इसी प्रोडक्ट को बनाने वाले, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इस चार्ट को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने ये दिखाया, इस प्रोसेस के बाद ये हुआ, लिपिड्स गए फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड से बना हमको एसिटाइल कोएंजाइम में, प्रोटीन्स का भी अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से बने एसिटाइल कोएंजाइम में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड बने, और पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में। एट द एंड हमको यही मिला, तीनों से एट द एंड हमको यही मिला। बात क्लियर, यहाँ तक का चार्ट क्लियर है तुषार। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे कहाँ पे जाता है, क्रेब्स साइकिल में, तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, क्रेब्स साइकिल, जगह थोड़ी कम है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में जाएगा आगे। आप सब डब्बे सेम साइज के बनाना, मेरा जगह कम है तो छोटा कर दिया मैंने। और क्रेब्स साइकिल के बाद आप जानते हैं एट द एंड हमको एनर्जी मिलने वाली है, साथ में 2 बाय प्रोडक्ट भी मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो लिखते समय ऐसे ही लिखते हैं हम लोग हमेशा, CO2 + H2O + एनर्जी, ये हमारा एंड प्रोडक्ट रहेगा। इसके बाद आगे कुछ नहीं, ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट रहेगा। आया समझ। तो ये जो चार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो ये चार्ट आप जल्दी से छाप लो, इसके ऊपर मैं ओरल भी लूंगा, जल्दी से छाप लो जल्दी से अच्छे से। इसके बाद फिर एनारोबिक करेंगे हम। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। याद करो, कभी अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़े हो, बहुत 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 तेज दौड़े बहुत, ठीक है, मान ले कुत्ता पीछे लग गया, अब भागे जा रहा है, एंड में जब जाकर के रुक जाओगे क्या होगा। इसका एक रीजन तो हम समझे कि क्योंकि बॉडी को एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है, अब बॉडी की एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है, वो चाहता है मैं और एनर्जी बनाऊं ताकि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊं, दौड़ पाऊं। लेकिन हम असक्षम रह रहे हैं उसको पूरी तरीके से एनर्जी की डिमांड पूरी करने में। वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ अ बॉडी, बिकॉज एक लिमिट है भाई, कितना ऑक्सीजन ले लोगे, कितना ऑक्सीजन ले लोगे, कितना देयर इज अ लिमिट। हार्ट पंप करना शुरू होगा, धक 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 धक, लप टप, कितना पंप करेगा, कितना पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, एक लिमिट है उसको भी। बॉडी एक लिमिट के बाहर नहीं जा सकती, मर जाओगे। तो हार्ट भी देखना एकदम तेज हो जाएगा एकदम, क्यों, वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करना चाहेगा बॉडी तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जाए, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे और वो डिमांड फुलफिल होती रहे। लेकिन फिर भी देयर इज सम लिमिट, एक लिमिट तक होगा, उसके बाद क्या, फिर भी उतनी जो एनर्जी बन रही होगी उस ये सब होने के बाद भी, पाल्पिटेशन हार्ट रेट बढ़ने के बाद भी वो भी कम पड़ रही है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी चाहती है और ज्यादा एनर्जी चाहिए, डिमांड और ज्यादा है, क्योंकि बहुत भागना है, बहुत दौड़ना है।
बहुत एक्सरसाइज करनी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी उस एनर्जी को बनाने के लिए वो कम पड़ रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। क्या करेगी बॉडी? ऐसे समय में आपकी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती है। सुनना ध्यान से, एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो रहा था ऑक्सीजन की मदद से, तो बॉडी में मसल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन सेल में नहीं बनता है, पहली बात, जैसे यहाँ पे बन रहा था, मसल्स की सेल ही है वहाँ पर भी, मसल्स में बनता है। वहाँ पे क्या होता है आप देखना, ऑक्सीजन की अब्सेंस में एनर्जी बनना शुरू हो जाती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। खा ले चिंगम सबको खाना है, पहले ध्यान दो। पहले लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण आप देखना पैर आपके यहाँ पे दर्द करने लग जाते, हाथ दर्द करने लग जाते, बॉडी अकड़ जाती है। होता है की नहीं होता है? पायाला गोळे येतात, मराठीत ऐकले का? दैट इज व्हाट, दैट इज अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वो डिनोट करता है कि आपकी बॉडी ने एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया है, उसी के कारण वो बना। जब भी आपकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करके, यानी कि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाएगी और बॉडी की एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करेगी, तो तब आपके पैरों में, मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और वो आपको दर्द देगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप एक्सेस दौड़ते हो, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो, ज़्यादा ज़रूरत से आप भागते हो, ऐसा कुछ भी आप करते हो, ज़्यादा ज़रूरत से वजन उठाते हो, तो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और वो आपको और दर्द देता है। ये आपने सभी ने महसूस किया है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस यू ऑल? है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये। सो दैट इज व्हाट एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तब आपके बॉडी को एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी पूरी नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या परफॉर्म करना शुरू किया? एनएरोबिक। कुछ ऑर्गेनिज्म है वो करते ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के साथ करती नहीं है, एनर्जी बनाती नहीं है। देयर आर सम एनिमल्स, देयर आर सम लिविंग थिंग्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते, जैसे ईस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन की ये दो प्रकार है, जिसमें से एरोबिक हमने पढ़ा था अभी तक। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे बिना ऑक्सीजन के एनर्जी को बनाया जाएगा, ऑक्सीडेशन करे बिना। तो कैसे होगा सर फिर ये? कुछ नहीं, वही अपने पास प्रोडक्ट अपना मेन है ग्लूकोज। मेन प्रोडक्ट क्या है अपना? वही अपना मेन न्यूट्रिशन है भाई, ठीक है। और ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोल। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग इसको 3 तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन की मदद से ये किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस किस चीज़ को मालूम है? हाथ ऊपर करो। फर्मेंटेशन में क्या होता है? अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, बराबर। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन करना, सड़ा देना चाहिए चीज़ों को, देखा है आपने? वहाँ पे क्या होता है? अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अरे यार, दारू बनती है, दारू फर्मेंटेशन से बनती है। जितना ज़्यादा फर्मेंटेशन हुआ होगा ना, जितनी पुरानी दारू होगी उतनी महंगी बिकती है। अब मैंने कभी पी नहीं, आई डोंट हैव आइडिया कि टेस्ट में कैसा होता है, लेकिन दैट प्रोसेस इज फर्मेंटेशन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ये हमारे बॉडी में होता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ना ले ले सर एनर्जी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। अल्कोहल पी लेता हूँ सर, आपने पढ़ाया था एनर्जी बनती है, नहीं भाई। उल्टा जो एनर्जी बनाने के लिए, जब भी हम खाना नहीं खा रहे होते, 24 घंटा खाना खा के एनर्जी लेते हो आप लोग? नहीं बेटा, यस और नो? नो, यस। 24 घंटा खाना खा के एनर्जी लेते हो। खाना तो पर्टिकुलर समय में ही खाते हो ना, बाकी टाइम बॉडी को एनर्जी कहाँ से आती है? तो हमारा लिवर नाम का एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वो लिवर में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और उसी को इस्तेमाल करके बॉडी एनर्जी, वो एक स्टोरेज हाउस है हमारा पूरा न्यूट्रिशन का। और दारू पियोगे, खराब क्या होगा? बनेगी एनर्जी। दारू पीने की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम है सेरेबेलम। क्या नाम है? अब सेरेबेलम का काम होता है बॉडी को, पोस्चर को ठीक रखना और बैलेंस रखना, ठीक है। वो सब बैलेंस कराता है, बराबर हमारा सेंटर ऑफ मास वगैरह वो बैलेंस करता है, पोस्चर हमारा वो मेंटेन करता है। अब बंदे ने पी ली दारू, दारू जाती है एब्जॉर्ब होके ब्लड से दिमाग में, दिमाग में है हमारे ब्रेन में सेरेबेलम, सेरेबेलम का कंट्रोल हो जाता है फुस, ठीक है। जब दारू जाती है
एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, पी ले तो आप, तो फिर सेरेबेलम का कंट्रोल जो है वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो सेरेबेलम अब काम कर रहा है क्या, तो बंदा कैसे चलेगा, तो बंदा कैसे चलेगा, लड़खड़ाता हुआ चलेगा। उसको बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो मेंटेन करने वाला पार्ट है ब्रेन में, सेरेबेलम, वही काम नहीं कर रहा दारू पीने के कारण। तो इसलिए बेवड़े लोग कैसे चलते सोडणार नाही तुला अच्छा, आई एम नॉट अ गुड एक्टर, सो किसी को करनी है दारू बेवड़े की एक्टिंग। अभिनव मंजा हुआ बेवड़ा है क्या अच्छा, तो दिस इज हाउ योर बॉडी बिहेव्स। एनीवेज, चलो लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक नाउ। एनआरबी की बात कर रहे थे हम लोग, इसका भी चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाता हूँ मैं बोर्ड पे, ठीक है। पहले मैं बना लूँ पूरा, उसके बाद आप सब लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले क्यों नहीं लिखेगा, देखो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस ऑफ, ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे थ्रू एनएरोबिक, मैं सीधा एनएरोबिक लिखता हूँ, चलेगा। NAE, मैं देख लूँ जरा स्पेलिंग, AERO, हाँ। हंसने का नहीं है, स्पेलिंग का प्रॉब्लम है खाली, बाकी कुछ नहीं। हाँ बाकी सब ठीक है बाकी सब फर्स्ट क्लास है। हाँ, ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, बराबर बोला बेटा, ठीक है। बुक सगळ्यांच्या समोर आहे का मैं बोल रहा बच्चे होशियार हो गए यार ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, LYSI, हाँ ठीक है ना, ते एसच लिहित होतो, चुकून झालं तसं। कभी कभी लोगों की जबान फिसलती है, मेरा हाथ फिसल जाता है, इट्स ओके। हाँ हाँ, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। ओके, अब क्या होगा तीनों का फर्मेंटेशन। मेरी हैंडराइटिंग समझ आती है सबको? अरे यस और नो? कौन नो सर बोला रे? हैंडराइटिंग समझ में आती? हैंडराइटिंग को इग्नोर, हाँ। मेरे हैंडराइटिंग को करने का, खुद के नहीं करने का, ठीक है। मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर करने का, खुद के हैंडराइटिंग को नहीं करने का, अच्छे से लिखने का। मार्क्स मैं ही मार्क काटूंगा आपके, अच्छा नहीं लिखोगे तो बोलो सर ये तो अन्याय है, हाँ करूंगा तो बोल हाँ हाँ, पुढचं पण सांग, खाली बघू नको, पुढचं पण सांग अल्कोहल कहाँ से, सब में अल्कोहल, फिर कहाँ पे, इस वाले में अल्कोहल बनेगा, और बाकी क्या बनेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे कि विनेगर बन सकता है। विनेगर पता है आपको क्या होता है? ये लड़कियों को पता होगा, कुकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब वो विनेगर ही एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर। कार्बन कंपाउंड नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो हाँ हाँ ठीक ठीक, विनेगर है, और क्या है बेटा, और क्या आ सकता है, विटामिन, अब ऐसे कई सारे प्रोडक्ट इसमें आ सकते हैं, हम लोग अभी पूरा नहीं लिख सकते यहाँ पे। हाँ यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड, इसकी मैं बात कर रहा था, आपको याद है? ठीक है, हाँ यस यस यस, लैक्टिक एसिड रहता है उसमें बेटा, ठीक है। यस वेरी गुड। अच्छा अब ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किस में, अल्कोहल, ये होगा ईस्ट में,
यहाँ पे बहुत सारे अलग, ये होगा किसमें, ईस्ट में, ईस्ट, ये होगा वेरियस माइक्रो, कई सारे इसमें अलग अलग तरीके से हो सकता है, VARIOUS, वेरियस माइक्रोब्स, और ये होगा, ये मसल में होता है। तो असल में यहाँ पे आपको लिखते समय इन्होंने क्या कह दिया है, एरिथ्रोसाइट्स एंड मसल सेल्स लिख के दिया है, बराबर। तो सीक्वेंस समझते हैं, अब ध्यान से सुनो। 3 अलग अलग हम एनारोबिक एस्पिरेशन देख रहे हैं। ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड, तीनों में कॉमन मिलेगा। उसके बाद फर्मेंटेशन भी तुम्हें, यहाँ तक की चीज़ें सब में सेम है, देखा यहाँ पे भी वही हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड बना फिर फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा था पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ये चेंज याद रखना है, ये चेंज आपको बस याद रखना है। फिर फर्मेंटेशन होने से क्या हो जाएगा, मैंने बोला अल्कोहल बनेगा, बताया था अभी एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको। और ये कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट में, इसका एग्जांपल लिख दिया हमने। फिर फर्मेंटेशन हुआ, अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे, ये भी अल्कोहल के ही फॉर्म्स है बेसिकली कुछ तरीके से। ये प्रोडक्ट में विनेगर है, विटामिन वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन से ये भी एक अलग तरीका है, ये भी एक अलग तरीका है, एनर्बिफिकेशन का ये भी एक अलग तरीका है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, ये अलग अलग माइक्रोब्स में होगा, ठीक है। कब कई सारे अलग अलग माइक्रोब्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें ये चीज़ होती है, मतलब वो लोग एनारोबिक तरीके का रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ईस्ट भी मैंने बोला एनारोबिक तरीके का रेस्पिरेशन इस तरीके से परफॉर्म करता है। और कहाँ पे हो सकता है, ये ह्यूमन की, ये हम है, ये हम है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पायरिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, हाँ सर हाथ पैर दुखते आपने बोला था लैक्टिक एसिड, हाँ। और ये हमारी मसल सेल्स में होता है, कहाँ पे होता है, मसल सेल्स में। क्लियर है बात। तो ये 3 तरीके से हमने क्या देखा, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा। बात आ रही है समझ। चलो ये चार्ट निकालो, इसके बाद फिर हम सीबीएसई वाला डायग्राम बनाएंगे। इरिथ्रोसाइट सेल्स असतात बाळा, आपले ब्लड सेल्समध्ये पण इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्युकोसाइट्स हे सगळे असतात, ठीक आहे। यस, त्याच्यामध्ये काय होतं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होतं, म्हणून ते एग्जाम्पल म्हणून दिलेलं आहे। कर देता हूं पूरा, ये सबने लिख लिया। यहाँ पे हमको देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है, सेम चीज़ है, ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन। एक देखेंगे हम अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ ये होगा इन, क्या ये सभी हमने पढ़ रखा है ना, कि भाई
ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, पायरुविक एसिड बनेगा, प्लस एनर्जी भी मिलेगी, एटीपी, सब प्रोसेस समझी थी हमने। फिर बाद में वो कन्वर्ट होगा, फिर उसके हमने 3 तरीके यहाँ पे डिवाइड, सीधा इन्होंने एरोबिक एनारोबिक को यही पे डिराइव किया, हमने दोनों को अलग से पढ़ा था, बस यही फर्क है। यहाँ पे इन्होंने एक साथ सब कवर कर दिया। तो अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा टीसीए साइकिल में, और आगे क्या होगा फिर उसके बाद हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। मतलब यही सब चीज़ें हमने पढ़ी है, बस मैंने बोला सीबीएसई ने इसको इस तरीके से लिख के देखा है। कोई डाउट इसमें? सर ने ऐसे पढ़ाया, सीबीएसई नहीं पढ़ाएगा ऐसे कोई बोलेगा? पक्का ना? ठीक है, पढ़ाया सब है? अरे यस और नो? फिर भी डाउट सवाल है तो हाथों भर के पूछने का भाई, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, पढ़ाई में कोई टेंशन नहीं चाहिए अपने को। हाँ, इधर देख, यहाँ पे होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कहाँ पे? इन आर मसल्स। कहाँ पे होगा? मसल सेल्स। ठीक है, और यहां से हमको क्या मिलता है फिर? ये भी हमने पढ़ रखा है सर, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और ये होती है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पे हो रहा है? इन इस, देखो वही सब चीज़ है, कुछ और नहीं है ना, वही सब चीज़ पर पूरी एनर्जी की प्रोसेस। यहाँ पे बनता है इथेनॉल, अल्कोहल ही है, टेंशन नहीं लो सर, यहाँ पे अल्कोहल। इथेनॉल इज नथिंग बट अल्कोहल, रादर कौन सा अल्कोहल? C2H। अरे इथेन ग्रुप पता है कि नहीं पता है? C2H क्या होता है? C2H6, लेकिन एक हमने निकाल दिया C2H5OH, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बना? C2H5OH। अरे यार, कार्बन केमिस्ट्री नहीं आती? पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मत लोड लो, पढ़ेंगे, सब पढ़ाऊंगा आपको, कुछ नहीं छोड़ूंगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, CO2। हाँ, प्लस क्या मिलेगा? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लिखा मैंने, ठीक है ना, हो गया ना? फिर और क्या है? इथेनॉल हो गया। इधर क्या लिख रहा हूँ मैं? इधर लिखना था मेरे को। अरे अरे अरे, इथेनॉल हो गया, CO2 हो गया, प्लस एनर्जी, बराबर। हाँ, ये यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पूरा चार्ट है। हाँ, अब देख, वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बच्चे ध्यान से सुनना। हम एनर्जी बनाने की प्रोसेस जो 0 से पढ़े थे, याद करो, कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस से। वहाँ पे इन्होंने पूरी एंड तक बता दी इस चार्ट में हमको, एक बारी में सब क्लियर कर दिया, एरोबिक एनारोबिक सब कुछ। सीबीएसई एक बारी सब क्लियर कर दिया। कैसे? ग्लूकोज है मेन चीज़ हमारा, ग्लूकोज C6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है। अब ग्लूकोज को लेके गए कहाँ पे? हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में लेने के बाद हमको वहाँ पे पायरुविक एसिड और एनर्जी मिलती है। देखो, पायरुविक एसिड, ATP, और तो ज़्यादा डिटेल में सीबीएसई बता रहा है कि ऐसे बता रहा है? सच बताओ, क्योंकि हर एक प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके फुल डिटेल में हमने पढ़ा, NADH सब कुछ पढ़ा। ये भी वही है, लेकिन सिंपल तरीके से दिया है, थोड़ा कम दिया है, थोड़ा डिटेल में नहीं दिया है। इसलिए बोला था ये वाली प्रोसेस एसएससी में ज़्यादा अच्छी दी है सीबीएसई से। समझ पा रहे हो रीज़न? तो यहाँ पे हमको इन्होंने पूरी प्रोसेस बस एक चार्ट में बता दी। इन्होंने हमको पहले पूरी प्रोसेस पढ़ाई, फिर 2 नए चार्ट बना करके दिए। ऐसा भी नहीं एक चार्ट में घुसा दिया एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक का अलग चार्ट, एनारोबिक का अलग चार्ट। इसलिए एसएससी में ज़्यादा एलोबरेटेड फॉर्म में है ये चैप्टर एटलीस्ट। अब समझो, तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म गया, पायरुविक एसिड बना, प्लस एनर्जी बनी, और आगे इसको हमने डिवाइड कर दिया एरोबिक और एनारोबिक में। अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये ईस्ट में होगा, ये भी हमको पता चल चुका है। इथेनॉल बनेगा, यानी कि अल्कोहल बनेगा बेसिकली, और ये बनता भी है फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये भी याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है। और फिर CO2 और एनर्जी अपना मेन प्रोडक्ट है, एनर्जी अपने को यही तो बनाने का था, ये अपने बाई प्रोडक्ट है असल में, है ना। फिर यहाँ पे अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे हमारे मसल सेल में होता है, देख ऑक्सीजन से एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर हो ही रहा है, लेकिन मैंने बोला बहुत ज्यादा काम कर ले, एनर्जी की डिमांड बॉडी की फुलफिल ना हो पाए, ऐसे समय क्या होगा? बॉडी एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करना शुरू कर देगी। कहाँ पे? हमारे ही खुद के मसल्स में, और वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा जो हमें दर्द दिलाएगा वापस, है ना, क्रैम्प वगैरह, और प्लस एनर्जी तो बन रही है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड वहाँ से फुलफिल होती है